कि ज्यादातर हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि जब हम लोग प्रीलियम की तैयारी कर रहे हैं और प्री एग्जाम होने के बाद में एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, माइंड होता है कि मैंने बहुत स्टडी की, अब मेरी प्रीलियम एग्जाम हो जाती है, उस केस में आधे से ज्यादा बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं। तो मेंस का एग्जाम की जो कैलेंडर की डेट होगी ना, वो 20 के आसपास होगी आपकी। ठीक है, तो लगभग मैक्स टू मैक्स 30 दिन से ऊपर टाइम मिलने नहीं वाला। आप जानते हो कि हर साल का आईबीपीएस का रिजल्ट एक दिन लगता है। कौन बता सकते हैं यार? क्लास में ऐसे कितने स्टूडेंट? आईबीपीएस का रिजल्ट एक ऐसे दिन लगाता है कि जिस दिन आदमी जोक की बात करता है। कौन से दिन रिजल्ट आउट होगा? 1 अप्रैल। आदमी कहता है अप्रैल फूल, ये कहता है अप्रैल के दिन ही मजा करेंगे। स्ट्रीम है महाराष्ट्र गवर्नमेंट मान लो, सेंट्रल गवर्नमेंट मान लो, आप एग्जाम देने के बाद में राइट टाइम पे कभी जॉब नहीं लगता। ठीक है, बहुत सारे सेक्टर है, नॉट नेसेसरी इज ओनली, बहुत ही सेक्टर मिलेंगे। ऐसे कुछ लोग मिल जाएंगे, मैंने 2 साल पहले एग्जाम निकाली है, ज्वाइनिंग की वेट कर रहा हूं, ज्वाइनिंग ही नहीं आती। बट बैंक ही ऐसा कहता है कि राइट टाइम पे ज्वाइनिंग दूंगा, थोड़ा भी डिले नहीं करेंगे। उसकी मंथली सैलरी होगी 85,920 रुपीज। आप जानते हो इसमें से टीडीएस कटेगा, कोई ना कोई कटेगा, लेकिन आपका जो पैसा है वो एक्चुअली इतना सैलरी है 89,000, हम लोग कहेंगे 85,920। पैसा कट काट के जेब में आता है, लेकिन ये तो जरूरी है जब पैसा आएगा वो टीडीएस भी बाद में आपको ही मिलता है कि नहीं? तो ये अमाउंट हमें ध्यान में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि बहुत समय के बाद में कैसा है ना कि वन ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ गई है। ठीक है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस वजह से कह सकते हैं कि जो पर्सन बैंकिंग का प्रिपरेशन करता है, एनी ऑफ द, ठीक है, तो सभी बैंकिंग के सामने उनका एक गोल मात्र हो जाता है कि मैं आईबीपीएस का पीओ एग्जाम देना चाहता हूं। पीओ इस वजह से कहता है आईबीपीएस का मेन रोल क्यों माना जाता है, बिकॉज आईबीपीएस अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करती है, कहीं ना कहीं रीजनल रूरल बैंक की एग्जाम कंडक्ट करती है। ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क निकल के आता है, बट पीओ जो है वो क्लास 1 ऑफिसर के कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। और दूसरी कि जब पीओ की एग्जाम दे रहे होते हैं तो जितने भी नेशनलाइज बैंक प्रेजेंटली इंडिया में मौजूद है या प्रेजेंट है, वो सभी के सभी नेशनलाइज बैंक इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, अपना पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जिसमें साल भर में एक ऐसा वैकेंसी निकलता है, नंबर ऑफ वैकेंसी बाकी के मुकाबले बहुत ज्यादा इसमें देखने को मिलती है आपको। ठीक है, तो कल जो हम लोगों ने देखा कि कल के डेट में ही वैकेंसी निकल के आई है, तो सबसे पहले हमें देखना है व्हाट इज मीन बाय प्रोबेशनरी ऑफिसर। पीओ एक्चुअली होता क्या है? तो पीओ का मतलब हो जाएगा, मतलब जैसे हम लोग आईबीपीएस पीओ के नाम से आता है, तो जब बैंक में ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो प्रोबेशन पीरियड पे ज्वाइन होने के बाद में 2 साल के भीतर ये पर्सन डिप्यूटी मैनेजर का रोल अदा करता है बैंक में। एक होता है ब्रांच मैनेजर और एक होता है डिप्यूटी मैनेजर। आप सभी ने देखा होगा ब्रांच मैनेजर यानी जो केबिन में बैठा हुआ है, उसके अंडर जो पोस्ट है ये पीओ की पोस्ट है। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ट्रेनिंग के नाम से भी इसको पहचाना जाता है। ठीक है, और इस बार का जो हायरिंग किया गया है वो वैकेंसी के तहत हम लोग ये कहेंगे कि ये जो वैकेंसी आपको सिलेक्ट होगी वो 2026 के लिए है। मतलब एग्जाम कंडक्ट की जाती है कौन से साल में? 2025 में। और सिलेक्शन जो होता है, मुझे जिस पर जॉब लग गया, तो जॉब कब लगेगा? 2026 में आप प्लेस्ड हो जाओगे वहां पर। ठीक है, तो आगे बात करता हूं। देखिए अब हर बार इनका पैटर्न एग्जैक्टली क्या है, तो डेफिनेटली एक नॉर्मल सी बात है कि जब भी पीओ लेवल की वैकेंसी जब आ रही होगी, सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद में मेंस। प्री और मेंस ये तो आपके रिटर्न टाइप के एग्जाम है, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव कहते हैं। पूरी तरह से ये आपके ऊपर ही डिपेंड होता है, जिसमें कोई स्किल टेस्ट नहीं है। प्रीलियम आपने कितना स्टडी किया उसके ऊपर नेक्स्ट लेवल आ जाएगी आपकी मेंस एग्जाम, और मेंस के बाद में कौन सा होगा? इंटरव्यूज वगैरह। दीज आर द प्रोसेस। हाँ, तो उन्होंने जो चार्ट दिया उसको अच्छी तरह से अगर ऑब्जर्व किया जाए, तो चार्ट यानी डेट्स के बारे में इंपॉर्टेंट हमारे सामने लाइन नजर आ रही है। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो करीबन 1 जुलाई है, 1 जुलाई से है, और कल रात को नोटिफिकेशन आउट हुआ है। 1 जुलाई की अगर बात करें, 1 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक यहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन हम लोग कर सकते हैं। अगर मुझे एग्जाम के लिए अप्लाई करना है तो 1 जुलाई से लेके आज से लेके 21 तक अप्लाई करने का चांस है। बहुत बार स्टूडेंट के माइंड में क्या होता है ना कि सर क्या 21 जुलाई के बाद में नोटिफिकेशन अपडेट कर सकते हैं या पोस्टपोन कर सकते हैं या एक्सटेंड कर सकते हैं? जैसे बाकी अदर गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं, जो भी फॉर्म निकलता है उसमें क्या होता है ना, लास्ट डे तक बच्चे फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, और लास्ट डेट में कहने के सर्वर थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, और डाउन होने के बाद में गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट कहती है कि हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे। बट आईबीपीएस का अभी तक की हिस्ट्री ले लो, आईबीपीएस कभी भी एक्सटेंड करता ही नहीं है। वो कहता है स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस दौरान ही फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो आप फॉर्म फिल करते समय ये क्राइटेरिया फिक्स मान लो, इसी के दौरान आपको फॉर्म फिल करना है। उसके बाद में पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन, जो कि नॉर्मल सी वही बात होती है, पेमेंट आपको इसी समय में करना होता है। यहां पर हमारे पास में आती है प्री ट्रेनिंग एग्जाम कंडक्ट।
प्रीटी, हाँ पीईटी, हाँ जो कैटेगरी में है, तो गवर्नमेंट उनके लिए भी क्या होती है ना कुछ ऐसे प्री ट्रेनिंग प्रोग्राम का लॉन्च करता है, बट वो गवर्नमेंट का नाम के लिए होता है। ठीक है, वो वहां पर दिया गया है। हमारी जो पहली ऑनलाइन एग्जाम होगी, जिसको हम लोग प्रीलिमिनरी एग्जाम कहेंगे, उसका मेन डेट कब आने वाला है? अगस्त में ही आएगा। और आप सभी के सभी जानते हो, अगस्त में पूरा का पूरा पाइपलाइन बिछा के रखा है एग्जाम ने। हर जगह पर पाइपलाइन है। कैसे? एसएससी अगस्त में, उसके बाद में हाँ एसबीआई वो जुलाई के आसपास और अगस्त में ही जा रहा है। ठीक है, एसएससी का भी अगस्त में ही चल रहा है। ऑलमोस्ट जितनी भी है ना, अगस्त ऐसा मंथ लगेगा कि हम लोग उसको कहेंगे एग्जाम का मंथ। एग्जाम ही चल रहा है, बैक टू बैक एग्जाम। ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्टूडेंट ऐसा करे आप में से, सर मैंने सभी फॉर्म फिल किए, तो भाई आपके लिए ना संडे है ना सैटरडे है, आपको तो हर सैटरडे संडे वहां पर जाना ही है। कहाँ की बात करो, हड़पसर में जाना है। ठीक है, क्योंकि हड़पसर में तो एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, वहीं पर बार बार आएंगे। तो प्रीलियम इस दिन होगी, टेंटेटिव डेट पता नहीं है, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि ये मंथ एंड का होने के ज्यादातर चांसेस दिखाई देंगे। अब एक सवाल हुआ, एसएससी और ये एग्जाम क्लैश नहीं होगी, क्योंकि रीजन क्या है ना, बहुत बार दोनों एग्जाम के लिए बच्चे अप्लाई करते हैं, तो कोई एग्जाम क्लैश नहीं होगी। ठीक है, दोनों अलग अलग जगह पर चलेगी। ज्यादातर एग्जाम जो आईबीपीएस ने कंडक्ट की है वो सैटरडे संडे को ही कंडक्ट करता है, लेकिन लास्ट कुछ साल का अगर आपने डेटा देखा होगा, तो लास्ट ईयर में इसकी एग्जाम फ्राइडे को भी हुई है। कुछ समय में इसकी एग्जाम कब हुई है? फ्राइडे को भी कंडक्ट किए गए। तो मॉड्यूल उसी प्रकार से आ जाएगा, क्लैशेस नहीं होंगी, इसकी गारंटी है। ठीक है, उसके बाद में प्रीलियम एग्जाम होने के बाद में जो रिजल्ट लगेगा, उन्होंने कहा रिजल्ट लगने वाला है कब? सितंबर में। देखिए, सितंबर में रिजल्ट लग गया, और सितंबर के बाद में फिर आपका होगा मेंस एग्जाम, जो हमें ऑनलाइन देना है। तो मेंस एग्जाम कंडक्ट की जा रही है अक्टूबर में। एक्चुअली इज द गेम चेंजर प्लान। यहां से सभी बातें चेंज हो जाती है। उसका रीजन क्या है कि ज्यादातर हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि जब हम लोग प्रीलियम की तैयारी कर रहे हैं और प्री एग्जाम होने के बाद में एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, माइंड होता है कि मैंने बहुत स्टडी की, अब मेरी प्रीलियम एग्जाम हो जाती है। उस केस में आधे से ज्यादा बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं, पूरी तरह से टोटली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं एग्जाम से लेके। प्रीलियम में पूरा फोकस माइंड चल रहा है, रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक बार प्रीलियम हो गई, 7 या 8 दिन आप लोग वेस्ट कर दोगे। इस केस में क्या करना है, आप इसको अगर ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, इस केस में आपको नजर आ रहा होगा कि यार प्री निकल गई मेरी, और मेरा रिजल्ट अगर सितंबर में लग रहा है और मेंस मेरी अक्टूबर में आ रही है, तो मैक्स टू मैक्स आपको 30 डेज ही टाइम मिलेगा। 30 डेज से अब आपका टाइमिंग मिलने ही नहीं वाला है। यहां तक मैं ये भी कह सकता हूं, अगर प्रीलियम का रिजल्ट सितंबर में थोड़ा सा लेट लगा, क्योंकि ये मान के चलिएगा अगस्त में अगर वो एग्जाम कंडक्ट कर रहे होंगे, तो अगस्त के हिसाब से क्या होगा, अगस्त के एंडिंग में रिजल्ट क्या होगा, और एग्जाम होने के बाद में रिजल्ट लगने को एक टेंटेटिवली कितने दिन लगते हैं? कोई गेस करता है? प्रीलियम एग्जाम हो गए, उसके बाद में मेंस का एग्जाम आता है, कितने दिन लगना चाहिए रिजल्ट आने के लिए? हाँ, हार्डली जो रिजल्ट लगता है वो 15 to 21 डेज में रिजल्ट आउट होता है। ठीक है, मैक्स टू 15 टू कहां तक? 21। तुरंत एक वीक में रिजल्ट तो आउट होता नहीं है, ये आप जानते हो। जो प्रीलियम हो गई, सपोज प्रीलियम अगस्त में हुई है, उसके बाद में 15 दिन मान के चलो, तो 15 दिन अगर मैं टेंटेटिवली कंसिडर करूं, 15 सितंबर के आसपास रिजल्ट लगेगा। 15 to 20 सितंबर का जो डेट होगा, उस समय रिजल्ट आउट करेगा। और उस समय रिजल्ट आउट कर दिया, और अक्टूबर में मेंस की एग्जाम ले रहा है, तो मेंस का एग्जाम की जो कैलेंडर की डेट होगी ना, वो 20 के आसपास होगी आपकी। ठीक है, तो लगभग मैक्स टू मैक्स 30 दिन से ऊपर टाइम मिलने नहीं वाला। तो स्ट्रैटेजी ऐसे हो कि प्री तो निकले, लेकिन साथ में मेंस का भी पूरा हो जाए। मेंस के साथ में चलना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो ये देखिए, उसके बाद में फिर आ गया कि मेंस का रिजल्ट लग गया। सर मेंस का रिजल्ट लगने के बाद में आता है पर्सनैलिटी टेस्ट। अब यहां पर सबसे बड़ा गड़बड़ है, पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट कंडक्ट करने की बात कर रहे हैं कहां पर? नवंबर एंड दिसंबर 2025 का, जिसमें कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, और इंटरव्यू कब होगा आपका? दिसंबर से लेके कहां पर यार? जान के बीच में ये हमारा इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है। दिसंबर से लेके जनवरी में इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, और उनका कहना है प्रोविजनल अलॉटमेंट, कि जिसमें आपको पता चल रहा है कि मेरा इंटरव्यू हो गया, मेरी पूरी तरह से मैं सिलेक्टेड हूं कि नहीं। तो घर पे मिठाई बटेगी बस इस दिन। कौन से दिन? जनवरी और फेब में आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपका अलॉटमेंट हुआ है या नहीं है। फाइनल रिजल्ट तो बाद में लगता है, लेकिन जनवरी और फेब में नहीं, क्या पता चल जाएगा। आप जानते हो कि हर साल का आईबीपीएस का रिजल्ट एक दिन लगता है। कौन बता सकते हैं यार? क्लास में से कितने स्टूडेंट आईबीपीएस
का रिजल्ट एक ऐसे दिन लगाता है कि जिस दिन आदमी जोक की बात करता है। कौन से दिन रिजल्ट आउट होगा? 1 अप्रैल। आदमी कहता है अप्रैल फूल, ये कहता है अप्रैल के दिन ही मजा करेंगे। ठीक है, तो इनका वो आईबीपीएस की खासियत रही है। आईबीपीएस क्लर्क मान लो, आईबीपीएस पीओ मान लो, इनका रिजल्ट जितने भी है ना 1 अप्रैल को आउट होता है। बट हमारे सामने अच्छी चीज क्या पता है ना, हम लोग ने कहा 1 जुलाई को एंटर कर चुके हैं, इस साल का 6 महीने चले गए, 6 महीने, खाली 6 महीने बाकी है। और 6 महीने के बाद में अगर ये जनवरी में आपको रिजल्ट दे रहा है ना फाइनल, तो समझ लो 6 महीने में एग्जैक्टली प्रॉपर टाइम पे जॉब लगाने वाला खाली बैंकिंग सेक्टर है। मैंने बहुत सेक्टर, मैंने खुद भी अलग अलग सेक्टर में स्टडी किया है, मैं खुद भी अलग सेक्टर का स्टूडेंट रहा हूं, एज अ टीचर भी रहा हूं। मैंने देखे बहुत सारे ऐसे स्ट्रीम है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट मान लो, सेंट्रल गवर्नमेंट मान लो, आप एग्जाम देने के बाद में राइट टाइम पे कभी जॉब नहीं लगता। ठीक है, बहुत सारे सेक्टर है, नॉट नेसेसरी इज ओनली, बहुत ही सेक्टर मिलेंगे। ऐसे कुछ लोग मिल जाएंगे, मैंने 2 साल पहले एग्जाम निकाली है, ज्वाइनिंग की वेट कर रहा हूं, ज्वाइनिंग ही नहीं आती। बट बैंक ही ऐसा कहता है कि राइट टाइम पे ज्वाइनिंग दूंगा, थोड़ा भी डिले नहीं करेंगे। अब इसके आगे वाली कैलेंडर की बात करते हैं, देखिए इसमें क्या क्या दिया है, हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि इंटरव्यू कैसे होगा, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगना चाहिए। हाँ, मैं छोटी छोटी आपको एक एक बात बताऊंगा, कि जहां पर लास्ट स्टूडेंट की एक्सपीरियंस से बात करूंगा, कि लास्ट में ऐसे स्टूडेंट से कि थोड़ी गलती की वजह से भी कितना गड़बड़ हो सकता है फाइनल ज्वाइनिंग के समय में। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिए। अब इसमें मेन चीज हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि यार कितने बैंकिंग ने, कितने बैंक है जो इस आईबीपीएस को पार्टिसिपेट कर रही है। ये वाला मेन है कि आप यहां पर समझेगा कि ऐसे नंबर ऑफ बैंक कितने हैं कि जिसमें इस बैंक, इस वाले इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो पहला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ बड़ौदा, ये बैंक ऑफ बड़ौदा है। फिर है कैनरा बैंक, फिर है इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, फिर है बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। दिस आर द बैंक जो इस साल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो लगभग अगर मैं इसको काउंट कर लूं, जिसको हम लोग नेशनलाइज बैंक कहते हैं, अगर आप इसको काउंट करके चेक करें तो आपको पता चलेगा यार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर ऑफ नेशनलाइज बैंक कितने हैं? 11। कभी कभार आपने सुना होगा से बहुत सारी बैंक थी, अब 11 क्यों? बहुत बार लास्ट ईयर में देखा जाए बैंकों का क्या हुआ है, मर्ज होना स्टार्ट हो गया है। और मर्ज के नाम पे क्या हो रहा है ना, जितने भी ब्रांचेस है, ब्रांच कम नहीं हुए यार, ऐसा लग रहा है कि ब्रांच कम हो गए, नहीं है। मर्ज करने से क्या हो रहा है ना, बैंक बड़ी बड़ी होती जा रही है। ठीक है, एक ही बैंक का नाम खाली कम हो जाता है, एक नेम हम लोग कह रहे हैं। जैसे कुछ साल पहले आपने देखा होगा स्टेट बैंक के तो बहुत सारे बैंक हुआ करते थे। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, सभी के सभी मर्ज होके क्या नाम हो गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे भी तो हुआ है। तो यहां पर भी वो चीज है। अब आते हैं पेमेंट स्केल के ऊपर। ठीक है, एक बेसिक पे होता है कि सर बेसिक पे मिनिमम पेमेंट कितना होता है? बेसिक पे होता है, बाकी के बाद अलाउंसेस होते हैं। अलाउंसेस के बाद में आप जिस बैंक में काम कर रहे हो उसमें अगर ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, इसको देखते हुए समय अलाउंसेस दिए जाता है। मैं अपने स्टूडेंट की बात करता हूं, हमारे इंस्टीट्यूट के एक स्टूडेंट है माधव जी। माधव जी, ये इन्होंने जब जब पहली बार ज्वाइनिंग किया तो वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पीओ करके सिलेक्ट हुए थे। ठीक है, और जब वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सीओ पीओ करके सिलेक्ट हुए, उस साल का बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो कारोबार था, जो पेमेंट था, ऐसा ना ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, वो ग्रोथ पे नहीं चल रहा था, वो नॉर्मल सी चल रहा था। तो उनको बेसिक पे तो मिल रहा था, सैलरी भी अपने हिसाब से मिल रही थी, अलाउंसेस नहीं दे रहे थे। अलाउंसेस का मतलब पेट्रोल का खर्चा, आने जाने का खर्चा, न्यूज़पेपर का खर्चा, लाइट बिल का खर्चा, जहां पर न्यूज़पेपर आ रहे हैं उसका खर्चा, आप जहां पर ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो उसका खर्चा। बैंक क्या करती है, अगर हम लोग कमा रहे हैं तो अपने इंप्लॉय को भी क्या करेंगे? खुश करेंगे, बहुत सारे। और कुछ सालों के बाद में ये नजर आया कि हर जगह पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र जब प्रॉफिट में चली गई तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सभी फैसिलिटी देना स्टार्ट कर दिया। आप हैरान कि देखो, घर से लेके क्वार्टर से लेके सब कुछ प्रोवाइड करने की सोची जाती है इसमें। तो टोटल अगर हम लोग बेसिक पे की बात करें 48,480 से स्टार्ट होगा। बाकी अलाउंसेस अगर मैं पूरा मिला दूं तो फाइनल जो सैलरी जाती है यार, फाइनल सैलरी कितनी जा रही है? 85,920 की सैलरी के आसपास चली जाती है। इसमें डेफिनेटली बात है, डिडक्शन होता है। ठीक है, बट जो आपकी एनुअल पैकेज हम लोग कहते हैं ना, कि जैसे कोई बच्चा अगर जॉब लगता है, देखो होता है ऑफर लेटर, ऑफर लेटर होता है ना, लोग ऑफर लेटर पे देखते हैं, उसमें थोड़ी देखेंगे कि गवर्नमेंट मेरे जेब से कितना पैसा निकाल रहा है, क्या देखते हैं? कितने का पैकेज मिला है। तो कहते हैं मंथली जो सैलरी आज के डेट में ज्वाइनिंग के समय होगा, उसकी मंथली सैलरी होगी 85,920 रुपीज। आप जानते हो इसमें से टीडीएस कटेगा, कोई ना कोई कटेगा, लेकिन आपका जो पैसा है वो एक्चुअली इतना सैलरी है। 89,000 हम लोग कहेंगे 85,920 पैसा कट काट के जेब में आता है। लेकिन ये तो जरूरी है, जब पैसा आएगा वो टीडीएस भी बाद में आपको ही मिलता है।
मिलता है कि नहीं? तो ये अमाउंट हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद में यहां पर हम लोग देखने वाले कि इसका इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि जब इस बैंक के लिए अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या क्या हमारे पास होना चाहिए। देखो इन्होंने क्लियर कट बताया है कि जो यहां पर एक बात और समझना है कि बैंक टू बैंक इसकी फैसिलिटीज, इसके अलाउंसेस ये चेंज हो जाएंगे। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एम्प्लॉय का सैलरी, कैनरा बैंक का एम्प्लॉय का सैलरी, पंजाब नेशनल बैंक का सैलरी एक जैसे नहीं होंगे, थोड़ा बहुत चेंज होंगे। मैंने आपको यही कहा कि अगर बैंक फायदा में है, बैंक अगर पैसा कमा रही है तो आपको भी उसका फैसिलिटी जरूर देगी। लेकिन अगर बैंक लॉस में है तो कुछ जो जरूरतमंद चीजें होती है कि जैसे न्यूज़पेपर का बिल का पेमेंट वो आपको नहीं देगी, लाइट बिल का पेमेंट नहीं देगी, ठीक है, उस समय तो थोड़ा सा कटौती किया ही जाता है। ठीक है, तो वो बैंक टू बैंक उसके ऊपर डिपेंड जरूर हो जाएगा। इसमें हाउएवर द अप्लाइंग फॉर द क्वालिफिकेशन इन सीआरपी इन गेटिंग द प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑन द वन पर्टिकुलर बैंक डज नॉट इंप्लॉय दैट कैंडिडेट नेसेसरी एलिजिबल फॉर द एनी पार्टिसिपेंट इन द बैंक। अगर वो एक ही बैंक के लिए हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा है कि यार एट ए टाइम मैं सभी बैंक के लिए अप्लाई करूंगा, नहीं, आपको जॉब कहां पर मिलेगा, सिंगल बैंक में ही आपको मिलेगा इनमें से। हाँ? चलो तो मैं आगे की बात कर लेता हूं, इसमें क्या क्या है हमारे क्राइटेरिया कि हम लोग एग्जाम में देते समय एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है एग्जामिनर। सॉरी, हाँ, ऑनलाइन में जितने भी देख लीजिएगा, ऑनलाइन में एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो चलो, तो कंटेंट की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब भी इस एग्जाम के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इंडियन सिटीजन होना चाहिए, जैसे इंडियन सिटीजन मान लो, या सब्जेक्टिव ऑफ नेपाल और भूटान इनसे रहता है। हमारा मेन गोल है कि यार हम लोग तो यहां पर है, ठीक है, वैसे बाकी देखने की जरूरत नहीं है। फिर वो होता है कि हमारा एज लिमिट का, जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट को ये पता चल जाना चाहिए कि एज कहां तक हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, कितना पर्टिकुलर एज है जहां तक आप इसमें फुलफिल करोगे। तो देखिए मिनिमम एज का क्राइटेरिया कितना है, 20 ईयर, कम से कम आपका 20 ईयर कंप्लीट चाहिए, 20 ईयर। 20 ईयर से कम है तो डेफिनेटली अप्लाई नहीं कर सकते। और मैक्सिमम ईयर कितना है, 30 ईयर। अभी ये दोनों डेट जो है ना, उसमें इंक्लूड किया जाता है, द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/7/1995। ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं होना चाहिए जिसका डेट ऑफ बर्थ किसके पहले नहीं होना चाहिए, 1995। और कौन सा मंथ कह रहा है वो, जुलाई। और जुलाई में क्यों कहा, जुलाई का डेट ऑब्जर्व कीजिए आप, जुलाई की डेट कौन सी दी गई है, थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा इसको, अगर आप ध्यान से देखोगे जुलाई के कौन से डेट में अप्लाई नहीं कर सकते, 2 जुलाई के पहले वाले बच्चे नहीं चाहिए, क्योंकि 1 जुलाई को नोटिफिकेशन चल रहा है ना, आज 1 जुलाई है, कल से 2 जुलाई, तो 1995 के पहले वाले लोग नहीं आ सकते। दूसरा, 2005 के बाद वाले नहीं आ सकते। हो सकता है कि हमारे क्लास में ऐसे बच्चे हो कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 2005 के बाद है, तो वो लोग इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उनकी एज वहां पर फुलफिल नहीं होगी। डेट देखते समय वहां पर जो डेट एंड मंथ होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभार आपको ऐसा रियलाइज होगा कि सर मैं ईयर में बैठ रहा हूं लेकिन 1-2 दिन से आगे पीछे हो रहा हूं, तो प्लीज उसको चेंज मत करना, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में आपका A to Z डिटेल एनालिसिस रहेगा, ठीक है, कभी ना कभी तो वो पकड़ा ही जाएगा। तो यहाँ पर 1/7/2005 की बात की, इसके बाद वाले नहीं अलाउ है, ठीक है। 1/7/2005 क्लास में ऐसे कितने स्टूडेंट हैं 1/7/2005 के बाद वाले हैं ना यार, क्यों नहीं होंगे, मतलब सभी के पहले है क्या? 1/7/2005 के बाद वाले कितने स्टूडेंट हैं, 1/7/2005 के बाद में बॉर्न हुए, 2005 में कितने लोगों का जन्म, डेट ऑफ बर्थ है, ओके, कब है, मतलब 1/7 के बाद है क्या, जुलाई के बाद है या जुलाई के पहले है? जो जुलाई के बाद हैं वो वैसे भी अप्लाई कर नहीं सकते हैं, ठीक है, और उनका एज भी वहां पर कम होगा। अब आते हैं हम लोग कि सर अगर मान लो कि एज का लिमिटेशन हम लोगों ने कहा मैक्स टू मैक्स कितना है 30 और मिनिमम कितना है 20, ये एज का क्राइटेरिया बताया। लेकिन होता क्या है कि अगर कोई पर्सन कास्ट में है तो कास्ट में थोड़ा सा एज का क्राइटेरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इन्होंने, गवर्नमेंट ने कैसे किया है कि शेड्यूल कास्ट में अगर कोई है, SC ST में आता है, तो कितने साल एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 5 ईयर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, यानी उस केस में आपकी एज हो जाएगी यार 35 ईयर की। लेकिन अगर कोई ओबीसी में कैटेगरी में आता है तो उस समय कितना मिलेगा, 3 ईयर ज्यादा मिल जाएगा, यानी आप 33 एज तक ये इस एग्जाम के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो, अप्लाई जरूर कर सकते हो। उसके बाद में फिर कोई डिसेबिलिटी में आता होगा या ऐसे कोई पर्सन है फिजिकली हैंडीकैप है वगैरह इन, ठीक है, वहां पर तो उस केस में 10 ईयर और बढ़ जाएगा, ठीक है, उस समय 10 ईयर आपका और बढ़ जाएगा। यानी कितना, कब तक अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट, 40 ईयर तक अपने अप्लाई कर सकते हैं। एक सर्विस मैन है कोई, तो एक सर्विस मैन के केस में और कितना बढ़ रहा है, 5 ईयर बढ़ने की बात की जाती है, ठीक है। तो चलो, तो एक तो हमारे पास क्लियर हो गया कि एज में हम लोग बैठ रहे होंगे जितने भी स्टूडेंट यहां पर अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो एज रिलैक्सेशन, वहां पर उन्होंने बताया गया कि एज रिलैक्सेशन क्या होना चाहिए, ठीक है, कैंडिडेट मस्ट
कैटेगरी का उनको, हाँ, जब भी कोई कैंडिडेट कैटेगरी में अप्लाई करता है, मैं एक स्टूडेंट की बात बताता हूँ, अगर आप कैंडिडेट हो और आप पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हो और आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे मान लो आपने ओबीसी के लिए अप्लाई किया होगा, या हो सकता है आप कोई कास्ट में एससी एसटी में आ रहे होंगे, तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन कंपलसरी है ज्वाइनिंग के पहले। वन इज द कास्ट सर्टिफिकेट। हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट में सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैं बता देता हूँ जो आजकल के हमारे यहाँ पर चल रहा है। हमें कास्ट सर्टिफिकेट इशू कौन करता है, कौन सा डिपार्टमेंट है जो हमको कास्ट सर्टिफिकेट देता है? नॉर्मली हम लोग कहाँ पर जाते हैं कास्ट सर्टिफिकेट निकालने के लिए? तहसील में जाते हैं। तहसील में जाते हैं, तहसील किसके अंडर आता है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर आता है। जो आप एग्जाम दे रहे हो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की है क्या? जो मैं एग्जाम की यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ, बैंकिंग की बात कर रहा हूँ, क्या ये एग्जाम महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के निगरानी में, अंडर कंट्रोल में आ रही है? तो गवर्नमेंट कहता है नहीं आती है। ये गवर्नमेंट के कौन सा है? ये नेशनलाइज बैंक है, ठीक है, सभी ऑल ओवर इंडिया में इसके ब्रांचेस है। तो ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही इनडायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कंट्रोल की जा रही है। तो जितने भी कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं, आपको सेंट्रल का ओबीसी का सर्टिफिकेट निकालना पड़ता है। ये बात समझेगा, सेंट्रल का ओबीसी का सर्टिफिकेट निकालना पड़ता है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में विजेएनटी कास्ट आती है। विजेएनटी आपने सुना होगा, विजेएनटी ऐसे कास्ट आती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में। लेकिन ये कास्ट अगर सेंट्रल में देखा जाए तो कास्ट क्या बन जाएगी आपकी? ओबीसी में आती है। तो यहां पर जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास में आपका डॉक्यूमेंट्स सेंट्रल का होना चाहिए। ये आसानी से मिल जाता है, उसका होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार एक ऐसा स्टूडेंट था नागेश करके, एक स्टूडेंट है इंस्टीट्यूट का, पीओ प्रीलिम निकली, मेंस निकला, मेंस निकल गया, इंटरव्यू का दिन आया, इंटरव्यू के दिन में पूरा डॉक्यूमेंट्स लगाना था, पूरा डॉक्यूमेंट्स लेके चले गए। वहां पर जाने के बाद पता चला कि उनका जो डॉक्यूमेंट्स था, कास्ट सर्टिफिकेट था, वो ओरिजिनल नहीं है, वो स्टेट का है। कौन सा चाहिए था? सेंट्रल का चाहिए था। पर इंटरव्यू में निकाल दिया, विदाउट इंटरव्यू देने के। क्योंकि इंटरव्यू में डायरेक्ट नहीं पूछा जाता। इंटरव्यू की प्रोसेस क्या है? पहले आप आओगे, पहला क्या दिया जाता है? डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद में क्या होता है? इंटरव्यू। ये प्रोसेस है इंटरव्यू। क्या पहला डॉक्यूमेंट्स दे दो, बाद में इंटरव्यू को जाओ। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में अगर सही नहीं पकड़ा है, वहां पर नाम में गलत हो जाता है। कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि जैसे कभी कभार लगता है मैं तो कल क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं, तो पिताजी का नाम जो भी होगा, मैं तो बहुत टॉपर हूं, राव लाऊं टाकू ना अपन, ठीक है, तो वो राव के चक्कर में नाम आपने गड़बड़ कर दिया, ठीक है, वो गलत हो जाता है। ठीक है, कभी बचपन में ऐसे ही होगा ना, मास्टर ब्लास्टर, तो उसने जानबूझ के मास्टर डाल दिया वहां पर, तो फिर भी गलत हो गया। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, मैंने देखा आजकल, नहीं क्या, जितने भी लोग फैंसी नाम के पीछे लगे हैं, एक लेटर डबल डबल लिखने की कोशिश कर रहे हैं आजकल। देखो थोड़ा सा नाम, एक स्टूडेंट आई मिलने के लिए, उसका नाम था शर्वरी, नाम अभी, ठीक है, पर्सनली मत जाना। तो शर्वरी नाम जो भी है, तो नॉर्मली उसने कहा सर मैं डबल एस लगाती हूँ। पता नहीं कैसे लगा रहे हैं, उसके आगे डबल एस है, ठीक है। हाँ है, आजकल देखिए आप कुछ लेटर डबल डबल लिखने की ज्यादातर ऐसे रूल चल रहा है। तो आपने जब डबल एट लगा ही रहे हो, तो हर जगह पर लगाना है, हर डॉक्यूमेंट्स पे लगाना है। ठीक है, हर जगह पर। डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से स्टार्ट होता है पता है? वेरीफाई करना, 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, 12th स्टैंडर्ड का मार्कशीट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, या आपका ग्रेजुएशन का या फाइनल डिग्री का सर्टिफिकेट आता है ना, कि जिसको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कहता है, उस हर जगह पर एक जैसा नाम होना चाहिए। इसमें और एक ध्यान रखना है, जितने भी लोग कोई मैरिड होंगे, गर्ल्स होंगे, तो गर्ल्स के बारे में देखा जाता है कि मैरिज के बाद में नाम क्या हो जाता है ना, चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसमें एक गड़बड़ जरूर देखने को मिलती है कि जो बच्चा ने क्या, अभी मैरिज के पहले जो चल रहा था, पापा के नाम से फॉर्म फिल कर रहे थे, और मैरिज के बाद में हस्बैंड का नाम लगता है। तो उस केस में अगर आपने पूरा डॉक्यूमेंट चेंज नहीं करवाया है, मैरिज सर्टिफिकेट एक आता है यार, मैरिज सर्टिफिकेट आप जानते होंगे, वो सर्टिफिकेट साथ में रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी कभार तो वहां से एग्जाम में बैठने नहीं देते। ठीक है। दूसरी गलती होती है कि जब आप कोई अप्लाई करते हो एनी एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम का, फोटो सिग्नेचर एंड, आगे हम लोग इसके पे बात करेंगे, वन इज द फोटो लगेगा प्रीलिम के लिए, अनदर इज द सिग्नेचर, और क्या लगता है, वन इज द स्टेटमेंट, एक डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन जिसको कहा जाएगा स्टेटमेंट। बहुत ही बार सबसे बड़ी गलती हो रही है कि जो बचपन का फोटो है वो भी अभी तक लेके चल रहा है। ठीक है, हाँ, ये सबसे ज्यादा गलती। क्यों? उसमें तो बहुत स्मार्ट दिख रहा हूं मैं। अरे वो स्मार्ट का चक्कर में एग्जामिनर नहीं बैठेगा। ठीक है, तो जो अभी रिसेंटली फोटोग्राफ है वो अपलोड करना है। रिसेंटली का मतलब विद इन 2 to 3 months, हाँ, 2 to 3 months में लगना चाहिए, आप और वो एक जैसे है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो दिख रहा कुछ है, ठीक है, और यहां पर कुछ अलग चल रहा है। दोनों के दोनों एक जैसे लगना चाहिए। ये बहुत गड़बड़ होगा, आपको लग रहा होगा। एग्जाम के समय सबसे बड़ा ड्रॉबैक, आप देखिए एग्जाम हॉल में जा रहे हैं, एग्जाम का पूरा हॉल टिकट लेके, एग्जामिनर हॉल टिकट का देख रहा है, मैच नहीं हो रहा यार,
वो बैठने दे रहे थे। उस केस में क्या होता है, जो आपकी एग्जाम है मेंटली आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हो। चल कुछ रहा है, आपको देना एग्जाम कुछ है, वो एग्जामिनर आपको बैठ ही नहीं दे रहा वहां पर, वो कह रहा है कि डॉक्यूमेंट्स ही क्लियर नहीं है या आपका गड़बड़ है। तो आप जिस माइंड से वहां पर गए ना, माइंड डिस्टर्ब कर दिया। जंग में और एग्जाम में खाली एक बात का ध्यान रहे, जितना मैं शांत रहूं मैं उतना अच्छा काम कर पाऊंगा। और आपको हल्की से किसी ने थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, आप उसका पूरा ड्रॉ मतलब पूरा जो गुस्सा होगा, एंगर होगा, खाली एग्जाम पे निकालोगे आप। ठीक है, तो उस केस में जितना शांत रहोगे उतना फायदे में रहोगे, ये बात समझेगा। ठीक है, आगे बात करता हूं। आगे जो भी सर्टिफिकेट की बात हुई है कि सर्टिफिकेट आपको उस प्रकार से फॉलो करना चाहिए और वो रूल के हिसाब से ही आपको चलना चाहिए। हाँ, एक अभी तो मेरे क्लास में कोई लग नहीं रहा है मुझे, पर्सन ऑफ विथ डिसेबिलिटी, हाँ डिसेबिलिटी, इसमें नहीं क्या क्लियर कट सर्टिफिकेट होता है, तो जितने भी लोग आएंगे उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी हमारी क्लास में जितने भी स्टूडेंट अटेंड कर रहे होंगे, ये मैं पर्सनली वहां पर बता दूंगा, इसका गवर्नमेंट का एक सर्टिफिकेट होता है, वही फॉलो करने हैं। ठीक है, चले तो आगे बात करते हैं। बाकी का उन्होंने वो क्राइटेरिया दिया है कि कितने हिसाब से लगना चाहिए, आइज वगैरह से रिलेटेड सभी की बात है। हाँ, तो हम लोग सीधा मुद्दे पे आते हैं। जो एग्जाम का पैटर्न है उसके ऊपर बात करता हूं कि आपको उसमें क्या क्या उन्होंने बताया गया है। देखिए, आप जानते हो प्रीलियम की अगर मैं बात करूंगा तो डेफिनेटली क्या होगा, प्रीलियम का एक पैटर्न हो जाएगा जिसमें हमें वहां पर देखना है कि प्रीलियम सिलेबस बनाते समय प्रीलियम के क्या क्या। हाँ, डिग्री क्वालिफिकेशन की एक बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्या महत्व रहा है। बहुत बार ये देखा जाता है कि सर फाइनल ईयर है, कुछ बच्चों का ये डाउट्स है कि सर मैं तो ऐसे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ कि जिसको मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूं। जैसे हम लोग कहते हैं यशवंतराव चौहान मुक्त विद्यापीठ है कि नहीं, उसके बाद में इंदिरा गांधी जेएनयू करके भी है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है। तो गवर्नमेंट का कहना है आप कोई भी यूनिवर्सिटी से क्या होना चाहिए, पास आउट होना चाहिए। आप ऐसा नेसेसिटी नहीं कि आप कोई स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी से काम करें, आप एनी एजुकेशन होना चाहिए आपके पास में। देखिए, डिग्री होना चाहिए ग्रेजुएशन का, डिग्री या ग्रेजुएशन हम लोग कहेंगे, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मान्यता प्राप्त का डिग्री होना चाहिए। फिर आप, कल मुझे एक स्टूडेंट मिला इंस्टीट्यूट में आए थे, उनका डाउट था कि सर मैंने अपना एजुकेशन यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र यामधून केलेला है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकते हो? डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग रेगुलर कॉलेज में तो जा ही नहीं पा रहे, तो उस केस में क्या हमें डिग्री नहीं मिलेगी? तो डिग्री मिल जाती है, तो उस केस में आप अप्लाई कर सकते हो। बट कंपलसरी क्या है, डिग्री होना जरूरी है। कब तक होना चाहिए, कब तक होना चाहिए? क्योंकि अभी हो सकता है कि किसी बच्चों को लगा कि सर मेरा तो एक सब्जेक्ट बाकी है, उसका रिजल्ट आना बाकी है, तो आपका डिग्री का रिजल्ट इस डेट के पहले चाहिए। कहां तक चाहिए? 21 जुलाई 2025, इसके पहले डिग्री होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद वाले को अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस केस में देन ऑल द, फिर वो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया वहां पर दिया गया है, पेपर कब तक सबमिट करने हैं वो ओरिजिनल। तो मैं मान के चल रहा हूं जितने भी लोग अभी क्लास में अटेंड कर रहे होंगे वो वहां पर देखना। एक सबसे जरूरी सूचना, डिग्री जब बनाया जाता है तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज है, अलग अलग क्राइटेरिया होता है और यूनिवर्सिटी का अलग अलग ग्रुप के हिसाब से परसेंटेज बनता है। आप जानते हो ना कि किसी ने पूछा कि आपका डिग्री में कितने आए, तो कोई बच्चा कह रहा है मेरा चारों साल का कंबाइन कर रहा हूं, कुछ यूनिवर्सिटी कहते हैं लास्ट ईयर का ही कंबाइन कर रहा हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने क्या कहा, इन केस ऑफ ग्रेड पॉइंट सिस्टम, ग्रेड पॉइंट सिस्टम है कि नहीं, कुछ लोगों को 10 आउट ऑफ ग्रेड पॉइंट दिया जाता है, उस केस में इट इज एडप्ट कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड कन्वर्ट देयर सीजीपीए और ओजीपीए इनटू द परसेंटेज एज पर द क्राइटेरिया। आप कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं इंडिया में, वो क्या करते हैं, ग्रेड सिस्टम देता है। ग्रेड सिस्टम है कि नहीं, कि 10 आउट ऑफ कुछ तो दे दिया, उनका कहना उसको किस में कन्वर्ट करो, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, कि जैसे यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया होगा उस हिसाब से आना चाहिए। ठीक है, देन इज द बाकी का हिस्ट्री ओरिएंटेड बात करेंगे। पेमेंट की बात की गई है कि कितना है। हाँ, सबसे मेन स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है यहां से, जो इन्होंने आज के डेट में दिया है। बहुत एक बड़ा बदलाव है आपके सामने जो आप देख पा रहे होंगे, कि अच्छा है या बुरा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। वैसे प्रीलियम की बात करें, और प्रीलियम में आप सभी जानते हो 3 सब्जेक्ट लगते हैं। वन इज द क्वांटिटी एप्टीट्यूड, सेकंड इज द रीजनिंग, और तीसरा इज द इंग्लिश। इस पूरे सब्जेक्ट में हम लोग देख रहे हैं, बहुत सालों से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, 2 टाइप के बच्चे इंस्टीट्यूट में आते हैं। वन इज द क्वांटिटी एप्टीट्यूड रिलेटेड, कुछ लोग कहते हैं मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, खतरनाक मैथ्स है, हर जगह पर लगा दूंगा बनाऊंगा। और कुछ बच्चे क्या कहते हैं, मैथ्स ठीक नहीं है, इंग्लिश बहुत अच्छा है। और हर दोनों क्राइटेरिया को समाने वाला और आसानी से सभी को
उलझाने वाला और अच्छी तरह से हैंडल करने वाला एक ही सब्जेक्ट होता है, जो कोई बच्चा नहीं कहता कि मुझे ये नहीं आता, हर एक को आ जाता है। कौन सा है? रीजनिंग सभी को आ जाता है। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है हर आदमी सॉल्व कर लेता है, जिसको कुछ आता नहीं है थोड़ा प्रैक्टिस करे रीजनिंग पे कमांड आ जाती है। ठीक है, इंग्लिश वाला जिसका ठीक ठाक है वो रीजनिंग पे लेके आ जाता है। तो गवर्नमेंट ने सही कदम इस पे उठाया है इस बार का, कि उन्होंने जो कदम बनाते समय इसमें जो सिलेबस में चेंज किया है, इंग्लिश का पहले भी 30 था, आज भी कितने हैं? 30 है। इंग्लिश का पहले 30 था, आज भी 30 है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 30 है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, मार्क्स इज 30। एंड मीडियम क्या रहेगा आपका? इंग्लिश। और टाइम कितना दिया है? 20 मिनट। जैसे इसको सेपरेट टाइम हम लोग कहते हैं 20 मिनट का रखा जाता है। सेकंड सब्जेक्ट की अगर बात करें, सेकंड सब्जेक्ट में ध्यान से देखिएगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? क्वेश्चन का तो 35 है, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स कितने? 30। तो आप देखोगे कि कुछ ऐसे सवाल मिलेंगे आपको जिसका जो मार्क्स होगा वो 1 नहीं होगा, कितना होगा? 0.5 होगा, 0.5 होगा। क्योंकि उन्होंने अब यहां पर क्या करेगा कि अभी तक क्या चल रहा था, 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स देना, ये कह रहे हैं ना ना, अब क्या करेंगे, कुछ सवाल को 0.5। थोड़ा ध्यान से देखिए, 0.5 दे रहा है, उसको वेटेज कम हो रहा है, वेटेज कम हो रहा है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जहां पर वेटेज बढ़ाएगा वहां से स्कोर करेंगे। इसमें एक सवाल को वेटेज कम करके 30 कर दिया। ठीक है, वो कौन सा कंटेन आएगा ये निर्भर करेगा। ठीक है, आगे फिर उसके बाद में इसको टाइमिंग भी वही दे दिया, 20 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में देखना है 35 का क्या दिया है? स्कोर दिया, 35 क्वेश्चन है, लेकिन मार्क्स की बात करें तो कितना दे रहा है? 40 मार्क्स। कंटेंट कम नहीं किया है, क्वेश्चन कम नहीं कर रहे, क्वेश्चन तो सेम चल रहा है, कुछ सवाल को मार्क्स क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो इसमें क्या होगा सर, कुछ सवाल है ना उसको तो 2-2 मार्क्स दे दिए थे, हाँ 1.5, तो पता है डबल मार्क्स किसको देगा? जिसको थोड़ा सा डिफिकल्ट करना उस समय। ठीक है, तो यहां पर भी 20। आसान अगर बात करें वही है 60 मिनट का। बट एक चीज ध्यान से रखना पड़ेगा, इस बार का कंटेंट रीड करते समय आपको पहली बार गवर्नमेंट ने पहली बार चेंज किया है, तो जाहिर सी बात है कि ये सभी के लिए अननोन है, हमारे लिए नहीं, तो जितने भी लोग अप्लाई करेंगे उन सभी के लिए अननोन है। एक बात मानी जाती है, आप लूडो सब्सिडी कोई भी गेम खेलो, उस गेम में होता है सबसे ज्यादा जो स्कोर आएगा उसके ऊपर अगर मैं ध्यान से उसको उड़ा दूं तो मेरा रिजल्ट वैसे भी ज्यादा आने वाला है। अब मान लो कि ऐसे कोई तो गेम खेल रहे हो, बास्केटबॉल खेला आप लोगों ने कभी लाइफ में? बास्केटबॉल का एक रूल होता है कि आप पर्टिकुलर रिंग से बाहर अगर बॉल डालते हो तो उसका स्कोर क्या होता है? ज्यादा होता है। चलो क्रिकेट सभी को पता है, क्रिकेट सभी को पता है, गेंद एक ही है, गेंद एक है, आप डिसाइड करोगे मारना कितना है। एक गेंद पे एक रन भी निकाल सकते हैं, चौका मारना है 4 भी मिल सकता है और 6 भी मिल सकता है, डिपेंड करेगा आप उसका यूटिलाइज कैसे कर रहे हो। इसमें एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, लेकिन उसके मार्क्स का वेटेज क्या हो सकता है? स्लाइटली चेंज हो सकता है। तो हो सकता है उसका 2 मार्क्स दे रहा है, उस केस में आपको अप्लाई करना चाहिए, अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, ये हमें आने वाले समय में पता भी चलेगा कि कैसे होने वाला है। तो जाहिर सी बात है 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स की पैटर्न चल रहा है। और हाँ, सभी के सभी टाइप की अगर एग्जाम इसमें बात करें, ऑब्जेक्टिव है, ये आप सभी जानते हो, जैसे ऑब्जेक्टिव टेस्ट कंडक्ट की जा रही है, सेक्शनल टाइमिंग उन्होंने रखा ही है। तो देखिए यार, कैंडिडेट हैव क्वालिफाई इन ईच ऑफ 3 सिक्योरिंग मिनिमम मार्क्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, क्या कहना चाहता है वो, ओवरऑल कट ऑफ तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअली कट ऑफ को क्या करना चाहिए? क्लियर करना ही चाहिए। अभी एसबीआई का एग्जाम हुआ था, एसबीआई के नोटिफिकेशन आउट हुए थे, एसबीआई क्लर्क का, पता है उनका कहना क्या था? प्रीलियम में सेक्शनल कट ऑफ नहीं था, ये कह रहा है सेक्शनल कट ऑफ चाहिए हमें, सेक्शनल कट ऑफ लगेगा। यानी आप जब आपका रिजल्ट देखोगे उसमें क्वांट में कितना, रीजनिंग में कितना, सभी को मिलने वाला है, ये वाला मार्क्स आएगा। फिर उसके बाद में शॉर्ट लिस्ट, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट विल बी शॉर्ट लिस्ट फॉर द मेंस एग्जाम। ये क्राइटेरिया डिसाइड करेगा कि मेंस के लिए कौन से बच्चे शॉर्ट लिस्ट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्राइटेरिया, मतलब कैटेगरी में कितने वगैरह। ठीक है, स्टूडेंटेड। अब चलते हैं मेंस एग्जाम के बारे में। देखो मैं मेंस एग्जाम इस वजह से बताना चाहता हूं क्योंकि मेंस एग्जाम मैंने ज्यादातर देखे, 90% स्टूडेंट को मेंस एग्जाम का पैटर्न ही पता नहीं होता, 90% कह रहा हूं। हाँ, इसका रीजन क्या है ना, किसी को पूछो मेंस में क्या आता है, क्वांट आएगा, रीजनिंग आएगा और इंग्लिश आएगा, उसके बाद में करंट अफेयर्स, बैंकिंग टर्म्स, और क्या आएगा? कंप्यूटर, घुमा फिरा के कंप्यूटर आएगा ना। ठीक है, फिर क्या आएगा? फिर वेटेज पूछो, वेटेज का तो कोई पता ही नहीं है, खाली बात करें इसी सब्जेक्ट के ऊपर, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। हाँ, गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। मैंने जब मॉर्निंग की बात चले हमारी, मैंने कहा था बैंक का पीओ का पेपर अगर लाइफ में कभी भी मिले आपको, मेंस का, उसमें क्वांट नाम का वर्ड यूज किया जाता ही नहीं है। क्या वर्ड यूज करता है?
डेटा इंटरप्रिटेशन, जो आपकी मॉर्निंग की बैच में, इसी बैच में पढ़ा रहा हूं मैं, इसी बैच चल रही है। मैंने आपको बताया एक दिन का टॉपिक नहीं है, ऐसा नहीं 10 दिन में खत्म कर दो, डीए कंप्लीट करो और बताओ हो गया डीए। कितना दिन बताया? 1 महीना चले डीए तो मान लो कि आप बैंक निकाल रहे हो। ठीक है, सब्जेक्ट के एनालिसिस पे आता हूं, देखिए ध्यान से। ठीक है, डीआई को चेक करते हैं, डीआई को देखना कि उन्होंने क्या दिया, एग्जाम का पैटर्न पहले समझ लो। पहली बात की गई, मेंस जो एग्जाम कंडक्ट की जाएगी, ऑब्जेक्टिव एंड क्या है, डिस्क्रिप्टिव। ये वाली सबसे अहम चीज है। ऑब्जेक्टिव भी है और डिस्क्रिप्टिव भी है। ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव, व्हाट इज मीन बाय डिस्क्रिप्टिव? डिस्क्रिप्टिव में क्या लग रहा है आपको? लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग, ये दो चीज है। लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या हो रहा है? अब मैं तैयारी तो कर रहा हूं, ये पहले आईबीपीएस पीओ नहीं लगाता था, ये एसबीआई वाले लगाते थे। इसने क्या किया, एसबीआई का देखा देखी करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्या होगा, आप जिस दिन मेंस एग्जाम दे रहे हो आपको टाइप भी करना है। ठीक है, मतलब एक एग्जाम होने के बाद में थोड़ा समय के बाद में टाइप करके देखना है। टाइप वाला पेपर होगा जिसमें लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग बताया जाता है। उसको चेक कैसे करते हैं? आपका स्पेलिंग मिस्टेक के ऊपर ज्यादा नहीं ध्यान देता, एक पैटर्न होता है। ऐसे राइटिंग का, लेटर राइटिंग का पैटर्न होगा, जैसे पैटर्न होगा कि यहाँ पर टू, यहाँ पर वगैरह सब्जेक्ट लास्ट में, ये देखा देखी होती है। फास्ट टाइपिंग कैसे कर रहा है सर, क्यों डिमांड हो रही है? जो डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर है उसको क्वालिफाइंग नेचर रखा जाता है, उसको वेटेज नहीं दिया जाता। क्वालिफाइंग नेचर क्यों करना है? देखो ऐसे आप मान लो, आप बैंक में चले गए, सामने वाला मैनेजर से बात कर रहा है, सर ये पेपर चेक करके देख लो। मैनेजर 2 मिनट कह रहा है, थाम रुक। वो ए यहां पर प्रेस कर रहा है, बी यहां पर प्रेस कर रहा है, आप क्या करो यार, क्या बकवास आदमी है, इतना टाइम लगाता है क्या? ठीक है, तो आप खुद ही गाली दोगे उसको, दोगे कि नहीं? क्लर्क को भी गाली दोगे। रीजन क्या है? आप जानते हो ऐसे लोग आ जाए कि कीबोर्ड के ऊपर टप 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 हाथ चले और काम बन जाए। चाहिए कि नहीं? तो गवर्नमेंट कहता है कि थोड़ा बहुत तुम कंप्यूटर आने वाले लोग चाहिए। कंप्यूटर का मतलब ये नहीं कि सी, जावा, पाइथन, गीतन वो पता है, ये गलत है। क्या पता होना चाहिए? हैंडल कैसे करता है, हैंडल कैसे करते हैं, चलाते कैसे हैं, काम कैसे करता है, इसमें थोड़ा सा आने वाला है। क्योंकि आगे चल के सभी के सभी टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं तो ये आना चाहिए। तो पैटर्न समझेगा। पहला है नॉट बाय द सीक्वेंस, सीक्वेंस से होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप यहां पर जो देख रहे होंगे वो वही सीक्वेंस होगा, इसका नहीं कहना है। हो सकता है रैंडमली आ जाए। बट सब्जेक्ट की बात करते समय पहला सब्जेक्ट कौन सा? रीजनिंग। अब रीजनिंग को थोड़ा ध्यान से देखिए, रीजनिंग पहला सब्जेक्ट है। रीजनिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने? 40। मैक्सिमम मार्क्स कितना? 60। मार्क्स बढ़ गया। रीजनिंग का जो मार्क्स है, 40 मार्क्स को 60 मार्क्स दे रहा है, 40 क्वेश्चन को 60 मार्क्स। तो कुछ कंटेंट को, नंबर ऑफ क्वेश्चन को मार्क्स ज्यादा जरूर दिखाई देंगे। उसके साथ में वो तो दो लैंग्वेज में होगा, ये आप जानते हो, हिंदी और किस में होगा? इंग्लिश। अब इसमें भी बहुत सारी बार ड्रॉबैक है। क्लास में ऐसे कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारा इंग्लिश में मजा नहीं आता है, कशात कन्वर्ट करा हिंदी। अरे यार हिंदी हम लोग बचपन में वो पढ़े हैं कि जो आप बोल नहीं पाओगे, मतलब आपकी, हम लोगों ने देखा, वो गमला है, वो गमले है, वो लड़का है, वो लड़की है, यहां से स्टार्ट किया होगा हिंदी में, है कि नहीं? प्योर हिंदी से डिफरेंट एंड ओरिजिनल हिंदी अलग है। अगर आपका पेपर मराठी में आता तो भी मैं कहता मराठी मत सिलेक्ट करना। क्यों पता है? मराठी, ओरिजिनल मराठी अलग ही है। ठीक है, और जो हम लोग बोलते हैं वो अलग है। वो एग्जामिनर क्या करता है पता है? एग्जामिनर इंग्लिश का कंटेंट उठा के ट्रांसलेट मारता है, और ट्रांसलेट किस में मारता है? अदर लैंग्वेज में। पेपर ऐसा नहीं होता कि इंग्लिश का पेपर पहले डिजाइन करके उसको ट्रांसलेट कहता है। ट्रांसलेशन में बहुत सारे वर्ड का मीनिंग क्या हो जाता है? चेंज होता है। तो बेटर वे, सबसे अच्छा तरीका क्या है? इंग्लिश को ही फॉलो करना, इंग्लिश में ही करना। ठीक है, क्योंकि वही अच्छा है। रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए रीजनिंग वगैरह किसमें आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो पता है? मुझे करंट अफेयर्स नहीं समझता है, डेफिनेटली वहां पर हेल्प मिल जाएगी, लेकिन बाकी कंटेंट में इंग्लिश ही रखना जरूरी है। मार्क्स, टाइम कितना मिल रहा है इसको? 50 मिनट, 50 मिनट का टाइम है। हाँ। उसके बाद में ये लाइन देखना, पूरा क्लास का ड्रॉबैक बता रहा हूं मैं, हमारा A to Z ड्रॉबैक बता रहा हूं कि क्यों सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसकी बात समझ लो। ये सब्जेक्ट को कभी देखेंगे ही नहीं आप लोग, ऐसे कहेंगे कि भगवान की कृपा से तो वैसे ही मिल जाएगा हमें। कौन सा सब्जेक्ट है? जनरल इकोनॉमिक्स। पर्टिकुलर वर्ड देखना आप, जनरल का मतलब सभी, सभी के सभी जो न्यूज चल रहा है, प्रेसिडेंट, इसका उसका वगैरह सभी, ये जनरल हो गया। इकोनॉमिक्स, पर्टिकुलर वर्ड है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टर्म्स पता होना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स। फिर वर्ड क्या है? बैंकिंग, बैंकिंग का रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, चेक का नंबर, सबका सभी, डीडी वगैरह सभी के सभी। फिर क्या करा है? अवेयरनेस, डिजिटल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंक्लूडिंग द आरबीआई सर्कुलर, इंक्लूडिंग द आरबीआई सर्कुलर। जीके की तैयारी करते समय, करंट अफेयर्स की तैयारी करते समय पूरा गोल बनाओ कि यार क्या वो बैंकिंग से कनेक्ट कर रहा है क्या?
क्या फाइनेंस से कनेक्ट कर रहा है क्या, तो ये सही चल रहा है, ये सही है। मान लो कि मैं आपको बात बताऊं, एक आधी मूवी की बात कर रहा हूं, एक आधा अवार्ड्स की बात कर रहा हूं, थोड़ा बहुत आएगा, पूरा आएगा क्या, नहीं। वो कहेगा कि यार इस बैंक का इसके साथ टाइप क्या हुआ था। जैसे रिसेंटली एक बात बता दूं, अभी नहीं, कि एक रिसेंटली एक न्यूज आई थी 2 दिन पहले, आज से ही एक कारोबार, मतलब आज से ही वो पद पे विराजमान होने वाला है, रॉ के हेड जो पर्सन है उसका नियुक्ति अभी चेंज हो गया, ये न्यूज में चल रही है। रॉ के जो है ना, रिसर्च एनालिसिस विंग्स, रॉ होता है जो इंडिया का हमारा पूरी तरह से सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उसके जो हेड पर्सन है वो चेंज हो गए। ठीक है, तो वो जो नया पर्सन आएंगे तो वो कौन है, कितने, ये तो हो गई कॉमन न्यूज। हाँ, बट हमें जो सबसे ज्यादा न्यूज आएंगी बैंकिंग रिलेटेड, कौन से बैंक के कौन पर्सन हेड है, उसके बाद में उनके जगह पर कौन सा पर्सन आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में आरबीआई ने कुछ ऐसे कुछ रूल लगाए क्या, रेपो रेट क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, शॉर्टकट होता है कुछ ना कुछ, डीडी कहते हैं हम लोग, डीडी देने जाएंगे, चेक देने जाएंगे, चेक का नंबर, डीडी का फुल फॉर्म, ये सब कुछ सब बैंक के रिलेटेड होना चाहिए। अभी इसमें देखें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, 35, मार्क्स कितने यार, 50 मार्क्स दे रहा है, और टाइमिंग कितना कह रहा है। तो ये जो टाइमिंग है ना, इसको ध्यान से समझ लो, आपको समय नहीं मिलेगा सोचने के लिए। ठीक है, पता है तो टिक करोगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और निगेटिव मार्किंग है तो बहुत स्ट्रिक्टली देखना पड़ेगा। ठीक है, कि इंपॉर्टेंट क्या है। आज से लेके जितना भी न्यूज में शेयर करूं, मैं 2 टाइप की न्यूज शेयर कर रहा हूं, आपके अगर ग्रुप में प्रॉपर फॉलो किया होगा। एक, मैं बार बार एक चार्ट बना के देता हूं, 2 डेज फाइनेंशियल एंड बैंकिंग अवेयरनेस, एक आ रहा है कि नहीं ग्रुप में, मैं जानता हूं किसी ने नहीं देखा होगा उसको, पोस्टर चलने दो। ठीक है, बट वो बहुत जरूरी है, एग्जाम है। दूसरी न्यूज क्या पता रहा है, पता है आपको, डेली एक पीडीएफ आता है, एक तो हम लोग ग्रुप में पोस्ट कर रहे हैं वो पोस्टर का, और एक क्या कर रहा है, आज के डेट में हुए हुए जितने भी न्यूज है उसका क्या बना रहे हैं ना, पोस्टर, पोस्टर नहीं पीडीएफ बना रहा हूं, 12 पेज के आसपास का पीडीएफ है, जिसमें हर एक न्यूज़पेपर से जो जो न्यूज है वो कवर की गई है। उसको अगर आपने स्टार्टिंग से लगातार देखा ना, क्योंकि बैंकिंग ओरिएंटेड में दे रहा हूं उसमें, ठीक है, तो वो बहुत ही डिटेल में चल रहा है, उसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आगे इंग्लिश सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, 35, मार्क्स कितने, 40, एंड 40 मिनट इज द टाइमिंग इज गिवन। हाँ, और डेफिनेटली जो इंग्लिश आएगा वो पूरा का पूरा आरसी होगा, पैसेज पैसेज ये भर भर के रहेगा आप। ठीक है, और सबसे अहम और हमारा टॉपिक, जो मैं अभी, हमारा टॉपिक इस वजह से कह रहा हूं, मैं यही पढ़ा रहा हूं आपके बैच में, तो हक तो बनता ही ये पढ़ाऊं, बोलो भी दू, कौन सा टॉपिक, क्वांट कहां है यहां पर, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का नाम कहां पर, प्रीलियम में तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड लिखा था, न्यूमेरिकल एबिलिटी लिखा था, यहां पर क्वांट कहां पर नजर आ रहा है, क्या लिखा है, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स कितना, 50 मार्क्स का वेटेज है, तो यानी पीओ का मेंस में जाएंगे सर, तो क्या पाएंगे, डीआई को ही पाएंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। तो फिर डीआई पाएंगे तो मैं अरिथमेटिक स्किप कर देता हूं, करना अच्छा है क्या, नहीं, फिर तो घबरा जाओगे। क्यों घबराओगे, कि जो डीआई बना रहा होगा उसके पीछे कौन होगा, अरिथमेटिक होगा, अरिथमेटिक का सहारा ले लेंगे तो बनाएंगे कैसे। ठीक है, बना नहीं पाएंगे ना, उसका बेस तो वही है। जैसे कल एक डीआई पढ़ा रहे थे हम लोग, एक डीआई को तो चल रहा था मिसिंग वगैरह, तो जब आप परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस के डीआई देखोगे तो स्टोरी बताएगा, रमेश नाम का पर्सन मार्केट से इतना कुछ लेता है, फिर इसको इतना पैसा देता है, स्टोरी की कहानी बनाएंगे। तो उस ओरिएंटेड डीआई जगह डीआई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बेस्ट लेवल का होगा। ठीक है, चैलेंज क्या करेगा पता है, जो 50 मिनट दे रहे हैं ना, 50 मिनट में 10 मार्क लेके आ जाओ आप, तो ही मानेंगे इतना। ड्रॉबैक भी समझे, मुद्दे पे बात करता हूं, 45 मिनट यहां पर दिए गए हैं, टोटल टाइम की बात कर लो, ये पेपर हुआ सर, पेपर सबमिट हो गया, फिर बच्चे रिलैक्स होंगे, अरे शिट अब तो हो गया। अब होने के बाद पता है तुरंत जाने देंगे क्या, नहीं, फिर कहेंगे पानी गिनी पी लो, और उसके बाद में लग जाओ, किसके ऊपर लगे, कौन सा, एसे एंड कॉम्प्रेंशन, डिस्क्रिप्टिव, कितना, 2 क्वेश्चन। ठीक है, 2 ही सवाल होंगे, एक ऐसे होंगे, लेटर बंद कर दिया उन्होंने, कॉम्प्रहेंशन, एसे एंड कॉम्प्रहेंशन जो भी होगा उसमें, मार्क्स कितने, 25, किस लैंग्वेज में चाहिए, इंग्लिश में, और कितना मिनट मिलेगा, 30 इज अ मिनट। तो ये वाला पेपर बनाया गया। अब देखो यहां पर एक बात अच्छी की उन्होंने, क्या बताया जा रहा है, कि जो आप कॉम्प्रहेंशन दोगे, हाँ, मे बी ब्रॉडली बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक्स। हाँ देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मे बी ब्रॉडली based on the economics and social issues emerging trend in the banking and technology current event and ethics, जो आपके सामने डिस्क्रिप्शन में आएगा। देखो पहली बात तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक, टाइप करा लगना सर,
तो इधर ड्रॉबैक है, हमें टाइप नहीं करना। ठीक है, तो मूवी का पूछ लो तो अच्छा बनाऊंगा। वो क्या कर रहा है, चलो इराक और ईरान में बताओ क्या चल रहा है। तो यहां वाला प्रेसिडेंट ही पता नहीं, तो इराक और ईरान में क्या बताओ। ठीक है, कहां से है? ये सबसे बड़ा मुद्दा। हम लोग क्या चलते हैं, उधर नल पानी इनार का, पुनः देर का है का, मोदी जी कहीं पर गए, एक आदमी आप सभी को जानते होगे एक दो चीजों को खाली लेके, उसके बाद में कहां पर बताया, इसने ऐसा इशू पूछा कि जो मेरे दूर दूर तक का सर्कल में नहीं आता। तो क्या कहानी सुनाओगे आप, वो पहले केस में पकड़ा जाएगा आदमी। तो खाली समझना नहीं है, खाली ये भी देखना है कि क्या सच में ये सवाल मुझे पता है, उसका कल्चर पता है। कभी कभार स्कूल में ऐसे ऐसे राइटिंग आते थे ना, तो बच्चा हैंड राइटिंग पे लिखता रहता था। ठीक है, जैसे एक कहानी कुछ तो याद आ रही मुझे, वो नंबर नहीं पता चला कि फ्रेंड के ऊपर ऐसे लिख, डॉग के ऊपर ऐसे लिख, खाली एक वर्ड को चिपका के चेंज करके, वो यहां पर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें तो प्रॉपर जाना पड़ेगा, इसके लिए आपको जो सोशल इशू चल रहे हैं, जो इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं, उनके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसमें मैं नहीं कह रहा हूं कि खाली आप ही लोग कर पाओगे, इसमें इंस्टीट्यूट को भी कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। कैसे होगा ना, मैं मानता हूँ एक सर्टेन एज होती है, उसमें इसको क्या ध्यान दे, खुद का नहीं समझ में आ रहा, इकोनॉमिक्स देखते रहे। ठीक है, तो क्या है ना, इसके लिए एक सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। हम लोग एक मैगजीन तो लॉन्च कर ही रहे हैं आज से, बट साथ में मैं जो मेजर इश्यूज है, मैंने कल अनाउंस भी किया होगा बैच में, उसके ऊपर मैं कंटेंट लेके आ रहा हूँ। ठीक है, मेजर इश्यूज के ऊपर कंटेंट लेके आ रहे हैं। मेजर इश्यूज का मतलब है, हम लोगों को थोड़ा सा मैंने देखा यार कि गड़बड़ क्या होगी ना, क्लर्क निकालना मुश्किल नहीं होगा, बट पीओ के लिए आपको पूरा मेंटली पूरा प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। और जब आप इसके दम पे यहां पर जाओगे, तो वो जो सोशल इश्यूज है उसके बारे में ए टू जेड कहानी पता होनी चाहिए। तो हम लोग इसमें कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे, आपको मैं हर एक इशू के ऊपर एक पीडीएफ बना के दूंगा, फोटो के साथ में, विद डिटेल हिस्ट्री के साथ में। तो आपको थोड़ा सा पढ़ना है, अगर समय मिला, मैं कह रहा हूं अगर मुझे भी टाइम मिलता है, तो मैं उसके ऊपर भी लेक्चर जरूर कंडक्ट करूंगा आने वाले समय में। लेकिन अभी शुरुआत तो ये कर सकते हैं कि सर चलो ईरान और इराक का चल रहा है, उसके ऊपर एक पीडीएफ दे दो। बार मार्केट में जो भी इशू चल रहा है उसका पूरा थोड़ा सा डिटेल, मैगजीन के अलावा पे आ रहा है। तो इसके ऊपर ध्यान देना है, एग्जाम की ओरिएंटेड चलते हैं। हाँ, एक बार फाइनली आपके सामने रख देता हूं, टोटल जो टाइमिंग दिया गया था वो कितना था, मतलब मैं मेंस का पेपर का ऑब्जेक्टिव की बात करूं, तो टोटल टाइम जो दिया था वो हमारे सामने था, टाइमिंग कितना, 160 मिनट का। मार्क्स कितने थे, 200 मार्क्स का। एंड नंबर ऑफ कंटेंट कितने हैं, 145। तो यार क्वेश्चन के हिसाब से मार्क जो है वो क्या है, ज्यादा है, टाइमिंग जो है वो भी ज्यादा है। मैं थोड़ा सा कंपेयर प्रीलिम से करना चाहता हूं। प्रीलिम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 100 है, टाइमिंग कितना है, 60 मिनट। यानी क्वेश्चन ज्यादा है लेकिन टाइमिंग क्या है, कम है। यहां पर आपने देखा कि टाइमिंग कितना है, 200 मिनट, हाँ 200 मिनट है। ठीक है, 200 मिनट है कि नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 145। नंबर ऑफ क्वेश्चन से कंपेयर करो ना डायरेक्ट, 145 क्वेश्चन सर, वो 200 मिनट नहीं है, कितना है, 160 मिनट, 160 मिनट के आसपास। तो थोड़ा सा 160 मिनट में 3 घंटे तो यहाँ पर हो गए, 3 आवर्स के बाद में ये आधा घंटा भी बैठना है। थोड़ा देखिए, एक सबसे बड़ी हथियार बताता हूं मैं, आप एग्जाम क्यों नहीं निकलता, एक रीजन, इसका कट ऑफ भी बात कर लेगा। पीओ का हर साल का कट ऑफ देख लो आप, पीओ का हर साल का, जितने भी अभी तक एग्जाम हुए, कोई भी साल का पेपर का कट ऑफ उठा के देख लो, आपको कट ऑफ मिलेगा 60 से लेके कहां तक, 70 to 80। 70 बहुत हो गया, 60 से लेके कहां तक, 70 की रेंज में कट ऑफ लगा होगा, 60 से लेके 70 मार्क्स। हाँ, और कितने में से बात कर रहे हैं हम लोग, आउट ऑफ द, यहां पर दिया 200 में से, 200 में से इतना कट ऑफ लगता है। अब इतना कम कट ऑफ और क्यों लग रहा है, उसका रीजन देखें। सबसे पहला, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज, डेप्थ नॉलेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, डेप्थ ही पता नहीं, ऊपर ऊपर से सभी पता है, ठीक, डेप्थ पता नहीं, वहां से बच्चे पास ही नहीं होते। पीओ का अगर मैं मेंस में अगर आप जाओगे, मेंस में अगर आप क्वांटिटी एप्टीट्यूड का बुक, वो जो पेपर का कट ऑफ देखोगे, 2 या 3 मार्क्स लगेगा, 2 या 3 मार्क्स का कट ऑफ, 3 5, उससे ज्यादा नहीं लग रहा है। ठीक है, रीजन क्या है, वो डेप्थ में सवाल पूछ रहा है, इसको डेप्थ नहीं पता है। जैसे कल एक डीए आप ले लो, एक डीए दिए कि नहीं, वो घुमा रहा था कि नहीं। ठीक है, अब उसको डेप्थ पता है तो वो सॉल्व करेगा, लेकिन नहीं पता है तो वो वहां पर रुक जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सबसे बड़ा ड्रॉबैक सर कि इनके अलावा ऐसी क्या चीज है कि मैं पीओ की गारंटी से निकाल सकता हूं, तो खाली एक ही चीज है आपको बचा सकता है, मैथ्स रीजनिंग, ये सभी प्रैक्टिस के खेल है, ये सभी के आसपास आता है। आप सबसे अच्छा एक चीज फॉलो कर सकते हो, जब अगर आपने स्टार्टिंग से अगर किया तो, कौन सा सब्जेक्ट कहना चाहता हूं, कौन सा, करंट अफेयर्स। अगर जिस दिन आपने अप्रोच बना लिया कि मैं इस ओरिएंटेड न्यूज पढ़ना स्टार्ट करूंगा, तो आपका ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन का खेल हो जाएगा।
कंट्रीब्यूशन यहाँ पर 50 क्वेश्चन में से मेरे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स यहाँ पर बढ़ गए, क्योंकि वो पूरा घुमाता नहीं ना, वो तो सीधा वन लाइनर वाला पूछता है। और वन लाइनर वाला अगर आ ही रहा है और आप उस न्यूज के सर्कल में चल रहे हो, पढ़ रहे हो, तो ये बना पाओगे। हमारे हर जगह पर आप ही जैसे सभी बच्चों का ड्रॉबैक क्या बनता है, रोज मैथ्स लगा रहा है, रोज जीके लगा रहा है, करंट अफेयर्स बैठा है, टीचर पढ़ाएंगे उसी के दम पे, नहीं होगा यार। एक पर्सन सभी को एक दिन में 1 घंटे में कैसे डिलीवर करेगा? आपको पॉसिबल है क्या डिलीवर करना? पूरे सोसाइटी में कितने न्यूज हो रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं। इसके लिए खुद से ही पढ़ना पड़ेगा, खुद से ही नोट्स बनाने पड़ेंगे। आज का क्या न्यूज चल रहा है, डायरी बना के आज की न्यूज की हेडलाइंस बनानी पड़ेगी। ये वाली न्यूज है, इसका इससे कनेक्टेड है। खुद जब बनाओगे तब रिजल्ट दिखेगा। जब दूसरों के भरोसे, जैसे आप मान लो, तो हम लोगों ने तो कंट्रीब्यूट कर दिया अड्डा 247 के साथ में, तो अड्डा 247 वाले में लास्ट में क्या कहेंगे, ये क्या ले लो आप, कैप्सूल ले लो, पीडीएफ ले लो, पीडीएफ देंगे कि नहीं? और बच्चों को रट्टा मारने के लिए दे। अब पॉसिबल है रट्टा मारना? इतनी बड़ी 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 वाली चीजें आप 1-2 दिन में पॉसिबल है क्या? नहीं, उसके चक्कर में जाना ही नहीं। स्टार्टिंग से देखिए सोसाइटी में क्या हो रहा है, उसके ओरिएंटेड देखना है। ठीक है, ये स्टार्ट से बना ही रहना चाहिए। ठीक है, और आखिरी और सबसे लास्ट में हम लोग आ रहे हैं, सबसे लास्ट में होगा कि पर्सनैलिटी टेस्ट। इसके ऊपर द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द मेंस एग्जाम will be called as a personality test। उसको पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। एंड व्हाट इज द पर्सनैलिटी टेस्ट? जीडीपीआई। ठीक है, सेल्फ रिपोर्टेड पर्सनैलिटी प्रोफाइल। हाँ, उसके बाद में कैंडिडेट विल बी रिप्लेस बिफोर द इंटरव्यू पैनल। ठीक है, देन द पर्सनैलिटी टेस्ट विल बी नॉन क्वालिफाइंग इन द नेचर। नॉन क्वालिफाइंग, हाँ, क्वालिफाइंग नहीं है, क्या है ना, नॉन क्वालिफाइंग पर्सनैलिटी। हाँ, however the appearing the personality test will be mandatory for the being eligible for appearing for the interview process। वो कह रहा है इंटरव्यू के पहले एक पर्सनैलिटी टेस्ट भी ले आ जाएगा। अब पर्सनैलिटी टेस्ट ये थोड़ा नया ही ऐड कर दिया उसने, सेल्फ रिपोर्ट, खुद के बारे में बताओ, खुद के बारे में सेल्फ रिपोर्ट करो इंटरव्यू के पहले। ठीक है, इंटरव्यू का मतलब होता है कि जो पोस्ट के लिए आप जा रहे हो उसके लिए चेक करना, उसके लिए चेक करना उसको बैंक का नॉलेज है क्या, किस काम का होगा कि नहीं। देखो आप एक बात बताओ, हम लोगों का माइंडसेट ही थोड़ा गलत है। आमिर खान ने एक मूवी बनाई थी, बहुत प्यारी मूवी थी और बहुत चली, और वो मूवी की मिसाल आज तक लोग देते हैं, कभी भी देख लो मजा आता है। कौन सी मूवी होगी? 3 इडियट, बहुत फेमस मूवी है। कभी देखो ऐसा मन नहीं भरता उस मूवी का। उस मूवी के हर एक लाइन में एक एक सेंटेंस छिपा हुआ था। आमिर खान अपने दोस्त को कहता है, सक्सेस के पीछे मत भागो, कामयाबी के पीछे मत भागो, कि क्या बनो, काबिल बनो, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। सुना है कि नहीं उसमें में? तो एक्चुअली ऐसा नहीं कि मुझे पोस्ट चाहिए, ये मत माइंडसेट बनो, मैं पीओ के लायक हूं, मैं ही पीओ वाला आदमी हूं, ये माइंडसेट बना लो, आपको जॉब लग जाएगा। ठीक है, देखो किसी के पास आप ऐसे जाओगे, मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, वो जॉब दे ही नहीं देगा, आपको नहीं देगा। वो क्या कहेगा, इसको जरूरत है, मुझे थोड़ी है, इसको जॉब की जरूरत है। अरे मैं उसके लिए बना हूं, मैं आऊंगा तो पोस्ट आपका पूरी तरह से बढ़ा दूंगा। एग्जाम्पल समझेगा, 2-3 अलग अलग बात करता हूं। सुंदर पिचाई को जब हायर कर रहे थे, सुंदर पिचाई खुद जाके गूगल के पीछे नहीं लग रहा था कि मुझे ले लो। गूगल वाले कह रहे थे यार इस आदमी को हायर करने से फायदा होगा कि नहीं। सुंदर पिचाई रिलैक्स बैठा है अपना, लेगो तो लो, पता नहीं है। तो जैसे गूगल ने सुंदर पिचाई को हायर किया, सबसे बड़ा चेंज किया उसने, क्रोम बना दिया। मैं जो ये फाइल ओपन किया है, यहाँ पर एक छोटा सा लोगो देख रहा होंगे आप, किसका होता है? क्रोम का ही होता है। गूगल मैप बनाया, यूट्यूब से एड रेवेन्यू स्टार्ट कर दिया, एक यहां से वहां पर जाना है, गूगल मैप कर दिया, लेंस बना दिया। तो गूगल का जो सीईओ कंपनी वाला है उसको पता है, ये आदमी को छोड़ूंगा ना बिजनेस ठप हो जाएगा, लेकिन ये आदमी रहेगा, प्रॉफिट प्रॉफिट में रहूंगा। कुछ दिनों से आप खुद को चेक करो, आप गूगल के सिवा किसी की बात नहीं करते। कुछ देखना है गूगल पे जाएंगे, सब कुछ देखना है, यूट्यूब पे देखना है, यूट्यूब गूगल का है। ठीक है, आप गूगल के कब्जे में आ गए बिकॉज ऑफ द वन इंडियन, दैट इज अ सुंदर पिचाई, उसने अपने आप को बनाया। ठीक है, पर्सनैलिटी टेस्ट में जाने से पहले वो नॉन क्वालिफाइंग नेचर है, उसको क्वालिफाई नहीं कर रहा है, पर खाली देख लो। ठीक है, अब उसके बाद में इंटरव्यू। ठीक है, अब इंटरव्यू देखो क्या क्या बताया। इंटरव्यू में प्रोसेस होगा, फिर आपका वो कॉल लेटर, आईडी प्रूफ वगैरह लगेगा, और सबसे लास्ट में द पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर एप्लीकेबल टू द बोथ ऑनलाइन एंड प्रीलिम्स एंड मेंस, दोनों के लिए पेनल्टी लगने वाली है। और पेनल्टी आप जानते हो, पहले से एग्जाम के ऊपर आए हैं, पेनल्टी कितने मार्क्स की लगेगी? 0.25। ठीक, 0.25, 0.25 की पेनल्टी लगेगी आप अगर प्रीलियम में भी गए और मेंस में भी गए। ये बात ध्यान में रखना, ऑलमोस्ट ये सभी क्लास को पता है हमारे क्लास में। एंड देन इज द कट ऑफ स्कोर, कट ऑफ स्कोर। हाँ, कट ऑफ स्कोर फॉर द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन। हाँ, the each candidate will require the minimum score in the test of online mains examination also, and minimum total
कंसिडर द पर्सनैलिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू। देखो एक नया ऑब्जेक्टिव लेके आ रहा है, इसके पहले मुझे नहीं लग रहा है कि कोई एग्जाम में पर्सनैलिटी टेस्ट लिया होगा। क्या लेते थे? खाली इंटरव्यू। इसने खुद को यहां पर एक शॉर्ट लिस्ट कर दिया, कौन सा? पर्सनैलिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ चेंज ही हो रहा है। इसके पहले पर्सनैलिटी टेस्ट कभी नहीं आया था, पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू आना है। वो खुद तो कह रहा है कि पर्सनैलिटी टेस्ट को क्वालिफाइंग नहीं करेंगे। पर्सनैलिटी टेस्ट का एक छोटा सा मुद्दा देता, व्हाट इज योर हॉबी? तो हम लोग क्या करते हैं पता है? तुझे हॉबी का है, सांग भर। ठीक है, और फिर उसकी जो हॉबी होगी वही मेरी हॉबी है। क्यों हॉबी है उसका? उसने सिलेक्शन के लिए यार जो आपको पसंद है वो बताओ, बट जो जैसा है वो क्यों अच्छा है वो बताओ। आजकल पता है सर्चिंग इज माई हॉबी। अब वो सर्चिंग इज माई हॉबी, सर्च करना चाहता है, पता नहीं उसको। वो कह रहा है मैं कुछ ऐसा बता दूं जो मुझे यार कुकिंग बता, जो पसंद है, लेकिन क्यों पसंद है उसके ऊपर बता। ठीक है, जैसे तो खुद के बारे में पहले से जानना स्टार्ट करो। इसमें भी वन ऑफ द बेस्ट, खुद के बारे में जानना चाहिए कि नहीं? जो पता है बट क्यों पता है बहुत बेस्ट है, वो मैं कहूंगा वहां पर। तो ये लगेगा इंटरव्यू का मतलब क्या हो? इंटरव्यू अलग है। उस जॉब में जो भी आपको टेक्निकल टर्म्स पूछने के लिए आएगा, आपको नॉलेज होना चाहिए। तो वो हो गया आपका इंटरव्यू। ठीक है, ये दो अलग अलग थे। फिर क्या देखो, कट ऑफ भी कैसे लगेगा? कट ऑफ डिसाइडेड एंड वैकेंसी विल बी शॉर्ट लिस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू प्रायर टू कंप्लीशन द इंटरव्यू प्रोसेस एंड स्कोर कार्ड। देखो लास्ट में आता हूं, मार्क्स ऑब्टेन इन द ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क्स ऑब्टेन ऑनलाइन किसमें? मेंस एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर फॉर द शॉर्टिंग फॉर द पर्सनैलिटी टेस्ट एंड द इंटरव्यू एंड ऑल्सो फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट। वो कह रहा है कि जो मार्क्स आपको मिलेंगे, पोस्ट मिलेगी, ये प्रीलियम डिसाइड नहीं करेगा। प्रीलियम खाली क्या करेगा? एंट्री दिलाएगा। आपका जो सिलेक्शन होगा वो खाली एक एग्जाम तय करेगी, कौन सी? मेंस के जो मार्क्स है, और किसके मार्क्स है? हमारा इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट का। और कितना है इसकी भी बात कर लेता हूं। मेंस के जो मार्क्स है उसका वेटेज कितना कंसिडर किया जाएगा? 80% मेंस में जो आया है। और इंटरव्यू का वेटेज कितना कंसिडर किया जाएगा? 20%। तो रिजल्ट कितने से बनेगा? 100%। ये वाला बना के आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ये वाला यहां पर प्रोसेस है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए और आज ही से ही तैयारी करते हैं। मैं कहना चाहता, देखो आप जो भी सब्जेक्ट है हमारा स्टार्टिंग से लेके प्लान बना के चलेगा। देख सभी गेम को जीतेंगे या हारेंगे ये तय कर जाता है उस गेम में पार्टिसिपेट करते समय आप कौन से अप्रोच से जा रहे हो। पहले जो बच्चे खाली देखने के लिए जा रहे हैं, भाई आपको देख के ही वापस आना है, उसको सिलेक्शन मिलेगा ही नहीं। तो माइंड को पहले सिग्नल दे दो कि मैं कैसे भी करके पता है क्या करने जा रहा हूं, जीतने के लिए जा रहा हूं, मैं तो सिलेक्शन लेके नहीं। ये एटीट्यूड बना के चलोगे तो रिजल्ट मिलेगा। लास्ट की दो कहानी बना के यहां पर खत्म कर रहा हूं। एक, जंगल का शेर किसको कहा जाता है? जंगल का शेर किसको कहते हैं? जंगल का राजा किसको कहता है? शेर कह रहा हूं, शेर को कहते हैं। जंगल का राजा कौन है? शेर है। क्या शेर से बड़े बड़े जानवर नहीं है? क्या एनिमल नहीं है जो ताकतवर है? हाथी से बड़ा ताकतवर तो शेर भी नहीं होगा। हाथी अगर अपने इसमें आ गया ना पूरा तहस नहस कर देता है। बट पता है जंगल का राजा शेर को क्यों कहता है? एटीट्यूड ही अलग है। वो जब निकलता है तो पता है क्या कहता है? मैं ही राजा हूं। देखते देखते, ठीक है, ऐसा चलता है कि आगे कोई भी आ जाए उस पर्सन को वो घबराता नहीं है। पहला तो एटीट्यूड मैटर है, बहुत ही एटीट्यूड लेके चलता है कि यार कुछ भी आ जाए मैं राजा हूं, मैं ही मान के चल रहा हूं। तो उस एटीट्यूड से एग्जाम में जाना है। ठीक है, उस एटीट्यूड से। खाली अगर मैं ऐसा जाऊंगा कि मैं पासिंग करने के लिए जाऊंगा सर, उस ओरिएंटेड जा रहा हूं, तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग से खुद को सिग्नल देना कि यार कुछ भी हो जाए मैं तो सिलेक्शन करने के लिए जा रहा हूं, मुझे एग्जाम निकालने उसके लिए मैं जा रहा हूं। ठीक है, और कभी कभार क्या होता है ना, छोटी छोटी जो चीजें हैं ना वो हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव कर जाती है। छोटी चीजें कैसे ना, मैं रेगुलर सुन रहा हूँ पीओ डिफिकल्ट है, पीओ डिफिकल्ट है, पीओ डिफिकल्ट है, तो पता है क्या है, आपके लिए वो डिफिकल्ट ही बन जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने माइंड को अगर सिग्नल दे दिया मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं इसी के लिए बनाऊं, तो 100% वो पोस्ट आपके लिए बनेगी। हम लोग कभी सोसाइटी में जो देखते हैं ना उसी से बनता है। ठीक है, एक किसी का किस्सा सुन रहा था, एक गाना था बहुत फेमस हुआ था। कभी किसी ने सुना, हम लोग किस गली जा रहे हैं? सुना है क्या आप में से? पता नहीं है कि आप जो सॉन्ग भी सुनते हो ना वो भी डिपेंड करता है। आदमी जब सैड मूड में ना, गाना वो सैड वाला बहुत अच्छा लगता है, वो लिरिक्स में खो जाता है। होता है कि नहीं सभी के साथ? मूड ही ऐसा चला और उसको लिरिक्स महसूस होता है। तो यहां से जो भी आप सॉन्ग सुनो, जो भी देखो, वो हर जगह पर लगना चाहिए मैं पीओ बनने के लिए आया हूं। मेरी ये जॉब है, मुझे 5000 प्लस वैकेंसी, आपने देखा होगा 5000, मुझे खाली एक चाहिए यार, और मैं वो लेके रहूंगा, इस ओरिएंटेड जाइएगा।
ठीक है, और आज ही से ही लगेगा, नो टाइम पास। मस्ती कीजिए, मैं मस्ती में कोई अलाउ नहीं कर रहा हूं कि आप मस्ती मत करना, घूमिए मत, नहीं, पूरा घूमे, लेकिन साथ में रखिएगा इस साल का एग्जाम इस दिन में है, अगस्त में मेरी एग्जाम है, तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी, मेंस में मेरी अक्टूबर में मेंस है, तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, इसके ऊपर पूरा दम से लगा दो पूरा। ठीक है, अगली बार दूंगा एग्जाम में तो 30 ईयर बताए, किसी का अगली बार नहीं कर निकलता, वो खाली डिले करते रहता है। आगे जो आपको टाइम मिलेगा उससे भी बेकार टाइम होगा, क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। लास्ट अटेम्प्ट है, इसी अटेम्प्ट में निकालने वाला हूं, इस सोच के देखिए। ठीक है, तो यहां पर रुकते हैं, सिलेबस का एनालिसिस बाद में और लेक्चर ले ही आ जाएगा, आपको A to Z बताऊंगा, बट पूरा प्रिपरेशन में लग जाएगा। ठीक है, थैंक यू।